हेलो एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटर और मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मगध साम्राज्य में मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का उत्कर्ष कैसे हुआ था, उसका उदय कैसे हुआ था। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि नंद डायनेस्टी पतन की तरफ चली गई थी, धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दी जाती है और एक नया वंश स्टार्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं मौर्य वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मौर्य वंश की बात करता हूं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मौर्य वंश का उदय तब होता है जब नंद वंश का पतन हो जाता है। मतलब जब हम मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे ना, तो हमने मगध साम्राज्य में जितने भी वंश आए हैं उनको एक ट्रिक से क्लियर करने की कोशिश की थी और मैंने ट्रिक आपको बताई थी हसीन माशूका। याद रखना, है स्टैंड फॉर सबसे फर्स्ट वंश जो क्रिएट हुआ था वो था हर्यक वंश। उसके बाद हमने पढ़ा है शिशुनाग वंश और उसके बाद पढ़ा है नंद वंश। जैसे ही नंद वंश खत्म होता है हमारे पास आ जाता है मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश की अगर मैं बात कर रहा हूं तो संस्थापक हम पहले से जानते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक रहा है सीजीएम। याद रखना, मैं शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूं, आपको पूरा ध्यान रखना है। सीजीएम स्टैंड फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे राजा बना था, लेकिन वहां तक जाने से पहले मौर्य वंश का आपको टाइम पीरियड जरूर याद रखना है। 322 बीसी से स्टार्ट होकर के 184 बीसी तक मौर्य वंश का टाइम पीरियड है। याद रखना, मगध में बाकी किसी भी वंश का टाइम आपको याद नहीं रखना है। रीजन क्या है? क्योंकि ध्यान रखेंगे मौर्य वंश का एक तो टाइम पीरियड सबसे लंबा है, यानी कि मगध पर सबसे लंबे समय के लिए किस वंश ने शासन किया है, याद रखेंगे मौर्य वंश ने। और ये एग्जाम में आता है। एक चीज और यहां पे मैं आपको बता दूं, कभी कभी एग्जामिनर 322 बीसी लिख देता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर 184 पे खत्म कर देता है, कभी इसको 185 पे खत्म कर देगा, या 322 बीसी की जगह 320 बीसी पे खत्म कर देगा। तो घबराना नहीं है, बीसी की घटनाएं हैं, 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अपनी एनसीईआरटी जो है वो कहती है कि मौर्य वंश 322 बीसी से स्टार्ट होकर के 184 बीसी पर खत्म होता है। संस्थापक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास संस्थापक कौन था? सीजीएम। सीजीएम स्टैंड फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से यह व्यक्ति, ध्यान रखना, गद्दी पर आता है, युद्ध करता है धनानंद के साथ और चाणक्य इसको ट्रेंड करता है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ बैकग्राउंड है, उसको मैं हल्का सा बता देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? याद रखेंगे, भारत में जब 16 महाजनपद थे, उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जिसके अंदर एक शासक राज कर रहा था जिसका नाम था राजा चंद्रवर्धन, स्त्रीय वंश का था, पिपलीवान का राजा रहा है। तो याद रखेंगे, सीजीएम के पापा का नाम पूछा जाता है तो पापा का नाम चंद्रवर्धन था, मां का नाम मूरा था। और ध्यान रखेंगे दोनों से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये दोनों पिपलीवान के राजा थे, राजा चंद्रवर्धन और उनकी पत्नी कौन है? मूरा। इसका मतलब सीजीएम जो है वो भी राजवंश से बिलोंग करता था। कहां से? पिपलीवान से। तो अब यहां पे ये भी हो गया, ये भी, यानी कि पिपलीवान। लेकिन जब चाणक्य इसको ट्रेन करता है, धनानंद के खिलाफ इसको भड़काता है, याद रखना धनानंद को युद्ध में हराने के लिए ट्रेंड किया। और जब चाणक्य और सीजीएम दोनों मिलकर के फर्स्ट आक्रमण आपका धनानंद के ऊपर करते हैं, याद रखना पहला युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य हार गया था। यह कई बार एसएससी ने एग्जाम में डाल दिया है कि पहले युद्ध में क्या जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो युद्ध जीता था या हारा था। ध्यान रखना, सीजीएम पहला युद्ध हार गया था, लेकिन उसके बाद चाणक्य उसको फिर से ट्रेंड करता है, धनानंद के साथ फिर युद्ध होता है और अब की बार सीजीएम जो है वो विजय हासिल करके एक वंश बना देता है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, वो है मौर्य वंश। तो फाउंडर कौन हो गया? सीजीएम। लेकिन किसकी सहायता से बैठा था गद्दी पर? चाणक्य की सहायता से। लेकिन अब चाणक्य को गुरु मानता है, ये ध्यान रखना। पूछा जा सकता है सीजीएम का गुरु कौन था, तो सीजीएम ने अपना गुरु बनाया किसे? चाणक्य को। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, चाणक्य को अपने दरबार में
एक पोस्ट पर बैठा देता है जिसे बोला जाता है महामात्य। याद रखना, महामात्य मौर्य वंश के अंदर प्रधानमंत्री की पोस्ट को बोला जाता था। महामात्य क्या है? एक पद है, किसके इक्विवेलेंट है ये? प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट। तो आपका सीजीएम के दरबार में महामात्य कौन रहा है पूछा जाएगा, देन चाणक्य। लेकिन अब मैं कुछ बैकग्राउंड चाणक्य की भी बता देता हूं, ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ध्यान रखेंगे, चाणक्य का रियल नेम क्या है, मतलब चाणक्य का असली नाम क्या था। ध्यान रखना, चाणक्य का जो असली नाम रहा है उसका नाम था विष्णुगुप्त। ध्यान रखेंगे, ये चाणक्य का रियल नेम था, लेकिन कौटिल्य गांव का होने के कारण इसे कौटिल्य भी बोला जाता है। तो चाणक्य के दो नाम तो हमें याद हो गए ना, फर्स्ट विष्णुगुप्त और सेकंड क्या है? कौटिल्य। और एक नाम खुद चाणक्य, लेकिन इसे एक नाम से और भी जानते हैं। चाणक्य को हम द्विजर्षभ भी कह देते हैं, और द्विजर्षभ का मतलब होता है संस्कृत विद्वान। ध्यान रखेंगे, चाणक्य बहुत बड़े संस्कृत विद्वान थे और उसने एक किताब भी लिखी जो बहुत ही फेमस बुक है। नाम ध्यान रखेंगे रे, अर्थशास्त्र। पूछा जा सकता है आपसे, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, या अर्थशास्त्र किताब किसके द्वारा लिखित है? तो चाणक्य ने किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अब आप जब इसे अर्थशास्त्र बोलते हो तो आप ध्यान रखना, ये इंग्लिश में भी अर्थशास्त्र ही है, लेकिन किस पर आधारित है? राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब पॉलिटी की किताब है, नाम से ऐसे पता चल रहा है जैसे इकोनॉमिक्स की किताब होगी, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या होती है? इकोनॉमिक्स होती है ना। ध्यान देना, चाणक्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र, जो किस पर आधारित है? राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन अब एक और दिक्कत आती है, क्या? इसके इक्विवेलेंट मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ये तो था इंडिया में अर्थशास्त्र लिखी, राजनीति पर आधारित थी, इसलिए इस व्यक्ति को फादर ऑफ पॉलिटी बोल दिया जाता है इन इंडिया। पूछा जा सकता है फादर ऑफ पॉलिटी इन इंडिया कौन है? तो फादर ऑफ पॉलिटी इन इंडिया कौन हो गया? देन चाणक्य। लेकिन इन वर्ल्ड बात की जाती है तो फादर ऑफ पॉलिटी इन वर्ल्ड कौन है? अरिस्टोटल, अरस्तु जिसे बोलते हैं, मतलब जिसने सिकंदर को ट्रेंड किया था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु, यानी कि अरिस्टोटल उसका रियल नेम। वो फादर ऑफ पॉलिटी है इन वर्ल्ड, लेकिन इन इंडिया फादर ऑफ पॉलिटी ध्यान रखेंगे कौन है? विष्णुगुप्त, यानी कि चाणक्य। इसने अर्थशास्त्र बुक लिखी, लेकिन इस बुक का एक कंपैरिजन मेरे को याद आ रहा है, बहुत ही फेमस है। देखिए, एक किताब है जिसका नाम है द प्रिंस। किताब का नाम है द प्रिंस किताब। वर्ल्ड में यह बहुत ही फेमस किताब है। क्यों फेमस है? क्योंकि यह भी किस पर आधारित है? पॉलिटी पर आधारित किताब है। कौन सी है? द प्रिंस किताब है। लेकिन अब जो द प्रिंस किताब है वो किसने लिखी है? कि यूनानी राइटर है जिसे बोला जाता है मैकियावेली। मैकियावेली ने किताब लिखी द प्रिंस, जो किस पर आधारित है? पॉलिटी पे। एंड ये आपका यूनानी राइटर। इंडियन राइटर कौन है? चाणक्य, जिसने किताब लिखी अर्थशास्त्र। ये भी किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित। मतलब ये भी पॉलिटी पर है आधारित है, और ये भी पॉलिटी की किताब है। अब जब दोनों पॉलिटी की किताब है तो हमारे जो हिस्टोरियन है वो ठाली बैठे थे और उन्होंने दोनों किताबों का कंपैरिजन कर दिया। और दोनों किताबों का जब कंपैरिजन हुआ तो चाणक्य को बोला गया भारत का मैकियावेली। क्वेश्चन पूछा जाता है रे, भारत का मैकियावेली कौन है? तो भारत का मैकियावेली कौन है? किसे जानते हैं? हमें चाणक्य को जानते हैं। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा जा सकता है चाणक्य के बारे में 2-3 क्वेश्चन। कौन कौन से ध्यान रखेंगे? चाणक्य महामात्य था किसके दरबार में? सीजीएम के दरबार में। रियल नेम विष्णुगुप्त कौटिल्य या द्विजर्षभ हम बोल देते हैं। बुक कौन सी लिखी? अर्थशास्त्र। किस पर आधारित है? बहुत ही फेमस है। और एक चीज और मैं बता दूं, एक ऐसी ही किताब जो किस पर आधारित है ये और पूछी जाती है। एग्जांपल सुनिएगा, इंडिका।
इंडिका किताब बहुत आती है, किस पर आधारित है, आगे हम पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में आपकी क्लियर हो जाएगी। एक और आती है राजतरंगिणी किताब, जो कलहण ने लिखी थी, किस पर आधारित है, वो कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। सेम ऐसे ही अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो राजनीति पर। फादर ऑफ पॉलिटी इन इंडिया कौन है, चाणक्य। इन वर्ल्ड कौन था, फटाफट कमेंट कर दो। बात कर रहे हैं भारत का मैकियावेली किसे बोलते हैं, देन चाणक्य को। अब बात करते हैं वापिस अपने सीजियम से। सीजियम ने 305 बीसी एक लड़ाई लड़ी, याद रखना 305 बीसी सीजियम ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया। ध्यान रखना बहुत ही फेमस बैटल रही है। देन सेल्यूकस निकेटर ये व्यक्ति था जिसे युद्ध में हराया गया था सीजियम के द्वारा 305 बीसी। लेकिन ध्यान रखना 305 बीसी सीजियम ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सेल्यूकस निकेटर कौन है। याद रखना सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति रहा है, और वो कौन सा सेनापति था, सथल सेनापति आप कह सकते हो, या ध्यान रखेंगे थल सेनापति कह सकते हो सिकंदर का। देखिए भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था, लेकिन उस टाइम पर मगध का राजा कौन था, धनानंद। 323 बीसी सिकंदर की हत्या कर दी जाती है, लेकिन वो मिस्ट्री है। कुछ कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने हत्या की थी, कुछ कह रहे हैं कि वो ड्रिंक ज्यादा करता था इसलिए मर गया था। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है, अगला राजा कौन बनता है वहां का, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर अब जब भारत में एंट्री करता है पूरे विश्व विजय के सिकंदर के सपने को पूरा करने के लिए, तो अब की बार उसका पाला किससे पड़ जाता है, सीजियम से। और 305 बीसी सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में सीजियम हरा देता है। अब क्या होगा, परिणाम की चर्चा करते। परिणाम क्या हुआ, अगर मैं इस बैटल के परिणाम पर चर्चा करूं तो परिणाम क्या होता है, जो सीजियम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसके साथ शादी हो जाती है, किसकी, कार्नेलिया की। अब ये कार्नेलिया कौन है, ध्यान रखेंगे ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री रही है, जिसे हम कार्नेलिया नाम दे रहे थे, या रियल में नाम कार्नेलिया ही था। अब यहां पे सीजियम और कार्नेलिया दोनों की शादी करा देता है सेल्यूकस निकेटर। बहुत अच्छा दहेज भी मिलता है, जिसमें हाथियों की सेना दी गई थी, ध्यान रखेंगे। और सीजियम जो है वो अब कार्नेलिया से शादी कर देता है, लेकिन जैसे ही कार्नेलिया इंडिया में आती है, यहां पर अपना रहन सहन स्थापित करती है, तो कार्नेलिया का नाम यहां पर चेंज कर देते हैं और इसका नाम हो जाता है हेलेना। ध्यान रखेंगे इसी कार्नेलिया को ही हेलेना कहा जाता है। ध्यान रखना सीजियम हेलेना दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन अब एक चीज सोच के देखिए, जब कार्नेलिया इंडिया में आई होगी तो वो एक यूनानी कल्चर में पली बड़ी लड़की है। जब इंडिया में शिफ्ट हो रही है तो उसके साथ में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उसको, या बहुत सारी दिक्कत हो सकती है उसको। इसलिए पापा को टेंशन हुई, मतलब सेल्यूकस निकेटर को टेंशन हुई। उसने क्या किया, एक व्यक्ति को हेलेना की मदद के लिए भारत में भेज दिया, क्या बना करके, राजदूत बना करके। मतलब भारत में आने वाला पहला राजदूत पूछा जा सकता है जिसका नाम था मेगास्थनीज। और ध्यान रखेंगे कहां से भारत आया था, यूनान से भारत आया था, इसलिए पूछा जाएगा यूनानी राजदूत कौन था भारत आने वाला। तो भारत में आने वाला पहला यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। और मैं इसी की उस किताब पर चर्चा कर रहा था कि वो किस पर आधारित है, और किताब का नाम है इंडिका। पूछा जा सकता है इंडिका किताब किसके द्वारा लिखित है, तो इंडिका किताब मेगास्थनीज ने लिखी है। और ध्यान रखना ये किताब किस पर आधारित है, मौर्य वंश पर आधारित किताब है। इसी की चर्चा मैंने अभी पीछे की थी, तो ध्यान रखेंगे भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत कौन हो गया, मेगास्थनीज। किताब कौन सी लिखी है, इंडिका किताब इसके द्वारा लिखित है। बात करें नेक्स्ट, सीजियम ने अपने अंतिम क्षणों में जैन धर्म को अपनाया। यह भी आ जाता है कि जैन धर्म को अपनाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा शासक रहा है, तो उनमें एक ऑप्शन मिल
सकता है आपको सीजियम। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम क्षणों में कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। लेकिन जब इसने जैन धर्म अपनाया था तो उसकी शिक्षा इसने किससे ली थी पूछा जाए तो ध्यान रखना भद्रबाहु से पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सीजियम ने अंतिम क्षणों में कौन सा धर्म अपनाया? तो जैन धर्म। उसकी शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। अब ये भद्रबाहु कौन है? ध्यान रखना, भद्रबाहु एक जैन स्कॉलर है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जैन धर्म के बारे में। जब जैन धर्म हमने पढ़ा था तो उसमें लास्ट में जैन धर्म दो भागों में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। जो उसमें से जो श्वेतांबर है उसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र और जो दिगंबर शाखा थी उसका अध्यक्ष था भद्रबाहु। अरे वही भद्रबाहु है जिसने किताब लिखी है कल्पसूत्र। पूछा जा सकता है कल्पसूत्र का रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। सीजियम ने अंतिम क्षणों में जैन धर्म अपनाया, शिक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। और याद रखना, इसी के कहने पर पहली जैन संगीति, पूछा जा सकता है आपसे, पहली यानी कि फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो कब हुई? तो कब होगी? 322 बीसी में होगी। याद रखना, पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा कौन था? तो सीजियम था। कहां पे होगी? जो सीजियम की राजधानी, मतलब सीजियम के काल में राजधानी क्या रही है? पाटलिपुत्र। तो पहली जैन काउंसिल ध्यान रखना 322 बीसी में होगी। कहां पे होगी? पाटलिपुत्र में। राजा कौन होगा? सीजियम। और अध्यक्षता कौन करेगा? भद्रबाहु। पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और होता क्या है? 298 बीसी या अंतिम क्षणों में जैन धर्म अपनाने के कारण सीजियम जो है उसने जैन धर्म की संथाना विधि का यूज करता है वो, और सीजियम उसी संथाना विधि का यूज करते हुए 298 बीसी जगह रही सवर्ण बेलगोला। ध्यान रखेंगे, सवर्ण बेलगोला जगह प्रेजेंट कर्नाटक में है। और यहां पर ये व्यक्ति मतलब सीजियम प्राण त्याग देता है। अब ये संथाना विधि क्या होती है वो सुन लीजिए। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में जैन मुनियों ने क्या कहा है कि जिस टाइम पर ह्यूमन बॉडी किसी काम की नहीं रहती है, खाना पिया या खाया पिया नहीं जाता है, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बीमारियां घेर लेंगी वृद्धावस्था में, तो उस टाइम पर आप खाना पीना छोड़ दो। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन, 10 दिन में भगवान आपको अपने आप बुला लेगा। उस विधि को बोला जाता है संथाना, और उसी का प्रयोग किया 298 बीसी सीजियम ने। और डेथ कहां हो जाती है? सवर्ण बेलगोला में। जैसे ही इसकी डेथ होती है उसका बेटा गद्दी पर आता है जिसका नाम था बिंदुसार। ध्यान रखना, यहां पर माथे पर एक बिंदी टाइप से उसको आप कह सकते हो, फुंसी टाइप से थी कुछ, जिसके कारण उसे बिंदुसार कहा गया। याद रखेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के साथ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।